नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में अक्सर कमेंट करते हैं कि आपका चैनल बहुत अंडररेटेड है, जितना व्यूज़ मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो मैं हमेशा व्यूज़ को ही टारगेट नहीं करता हूँ। व्यूज़ एक यूट्यूब सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल होते हैं और जो साइंस स्पेस के बारे में डीप नॉलेज रखते हैं, उन्हीं को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जब चंद्रयान 3 ट्रेंडिंग में था तब तो हर कोई उस पर वीडियो बना के व्यूज़ बटोर रहे थे, लेकिन अभी इतने दिनों में चंद्रयान 3 ने और ओवरऑल ये मिशन में और हमारे प्रज्ञान लैंडर जो था वो इतने दिन मून पे रह के क्या रिसर्च किया है और क्या क्या अचीवमेंट किया है, वो अगर आप सुनते हैं तो एज अ इंडियन आप बहुत प्राउड फील करेंगे और आप एक्चुअली में समझेंगे कि ऐसे मिशन का पर्पस क्या है। जो कुछ जाहिल अनपढ़ गवार जो सिर्फ अपने अटेंशन पाने के लिए और पॉलिटिकल चीज़ों के लिए बोलते हैं कि इंडिया में खाने के लिए कुछ नहीं है और मून पे हम मिशन भेज रहे हैं, मून पे हम ये सब भेज रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं। तो लिटरली हमारे जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी तो छोड़ो, रातों रात अमीर बना सकते हैं ऐसे सारे जो मिशंस है, इंडिया को, इंडियंस को रातों रात अमीर बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें दूसरी ओर, अगर हम यूएसए के हेजीमोनी को चैलेंज करना चाहते हैं तो यही एक अच्छा नॉन वायलेंट रास्ता है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यूएसए अपना हेजीमनी, अपना नंबर 1 स्पॉट मेंटेन करने के लिए क्या करता है, दूसरे देशों से रिसोर्सेज लूटता है। और दूसरे देशों से रिसोर्सेज लूटने के लिए ये लोग लाखों करोड़ों इनोसेंट सिविलियंस को मारते हैं। अभी आपको रिसेंटली भी दिखा कि ईरान में कैसे स्कूल में मिसाइल दाग दिया, बहुत सारे इनोसेंट बच्चों की मौत हुई। तो यूएसए अपना जो स्पॉट मेंटेन करने के लिए और दूसरे देशों से रिसोर्स चोरी करने के लिए ऐसे चोरी करता रहेगा और लोग, हजारों लाखों लोगों का जान ऐसे ही जो है लेता रहेगा। इंडिया वो चीज़ नहीं कर सकता। तो इंडिया के लिए क्या रास्ता है कि जो चीज़ यूएसए करता है रिसोर्सेस लूटने के लिए, अगर हम चांद पे जाए तो चांद पे ना तो कोई लोग है ना कोई कुछ है, वहां से अगर हम रिसोर्सेस ले आए, वहां पे टाइटेनियम, आयरन, बहुत सारे मटेरियल्स है, कीमती मटेरियल्स, तो वो चीज़ इंडिया को अमीर भी बना सकता है। बट एट द सेम टाइम विदाउट हार्मिंग एनीवन, हम किसी इनोसेंट सिविलियन का जान नहीं ले रहे। ये बस दिमाग और साइंस का खेल है। वो लगा के हम एक ऐसे बैरन लैंड जो कि अभी तक ज़्यादातर लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, वहाँ से अगर हम रिसोर्सेस लेके आते हैं तो इंडिया को रातों रात एक बहुत ही ज़्यादा अमीर देश बना सकता है, ये सारे जो ये टेक्नोलॉजीज़ है। तो आइए देखते हैं कि ब्राज़ील मीडिया इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो डिटेल में एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट बनाया। वीडियो लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, कहीं पे भी मैं काट नहीं पाया क्योंकि हर एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम इंडियंस के लिए ये एक बहुत सारे नए चीज़ें जो है जानने को मिलेगा और डिटेल में जानने को मिलेगा, जो कि जनरली मैंने तो किसी इंडियन चैनल में नहीं देखा इतने डिटेल में रिपोर्टिंग। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जस्ट कुछ ही दिन पहले आया है और इसका टाइटल था व्हाट इंडिया फाउंड ऑन द मून। दोस्तों, मेरे ये 3 चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है, जहां पे इन चैनल्स के प्राइमरी ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। अगर आपको ये चैनल्स खरीदना हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। Lo que la India encontró en la Luna es mucho más que una simple victoria para los libros de historia. भारत ने जो चंद्रमा पर खोजा वो सिर्फ कोई सिंबॉलिक जीत या हिस्टोरिक माइलस्टोन नहीं है। जबकि दुनिया अपनी रोजमर्रा की रूटीन में लगी थी, लाखों किलोमीटर दूर एक डिसाइसिव चैप्टर लिखा जा रहा था। चंद्रयान 3 ने जानबूझकर सबसे मुश्किल रास्ता चुना, मून के मिस्टीरियस साउथ पोल को टारगेट करते हुए, वो इलाका जिसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेस एजेंसीज भी डर के मारे अवॉइड करती रही हैं। यहाँ परमानेंट शैडोज है, एक्सट्रीम ठंड है और डीप क्रेटर्स हैं जो कभी सनलाइट नहीं देखते। फिर भी भारत ने वहां सफलतापूर्वक लैंडिंग की जहां पहले कोई मिशन नहीं पहुंचा। और सबसे खास बात, प्रज्ञान रोवर के सेंसर्स ने जो रिवील किया वो सिर्फ आम रॉक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये फाइंडिंग्स बताते हैं कि मून कोई डेड लाइफलेस डेजर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां क्रूशियल साइंटिफिक रिसोर्सेज मौजूद हैं। ये डिस्कवरी ह्यूमैनिटी के लिए अर्थ के बाहर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस की रियल पॉसिबिलिटी खोलती है और भविष्य के मार्स या और दूर अंतरिक्ष के मिशंस को फंडामेंटली रीशेप कर सकती है। Como especie. Ya no estamos hablando solo de ir a darnos una vuelta. En un lugar tan solitario se escondan las llaves de nuestro destino. चंद्रयान 3 की सफलता कोई संयोग या लक का खेल नहीं थी। ये सालों की कड़ी मेहनत, पिछली असफलताओं से सीखने और जब अर्लियर मिशंस मुश्किलों में फंसे तब भी हार न मानने का नतीजा था। पूरी दुनिया ने लैंडिंग के 10 मिनट्स ऑफ टेरर के दौरान सांस रोके देखा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी सालों की मेहनत को बेकार कर सकती थी। जब विक्रम लैंडर आखिरकार चंद्रमा की सरफेस पर धीरे धीरे उतरा, सब कुछ बदल गया।
शुरू में कई लोग इसे सिर्फ नेशनल प्राइड या पॉलिटिकल सिग्नलिंग समझ रहे थे, लेकिन असली ब्रेक थ्रू कुछ ही देर बाद शुरू हुआ जब रैंप खुली और प्रज्ञान रोवर ने अनटच्ड लूनर टेरेन पर कदम रखा। ये मिशन मॉडर्न साइंस के लिए एक असली गोल्ड माइन बन गया। न केवल लंबे समय से डिबेटेड थ्योरीज की पुष्टि की, बल्कि चंद्रमा की असली नेचर के बारे में ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज भी सामने आए जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पहली बार ह्यूमैनिटी के पास ऐसे फ्रेश ऑन साइट डेटा है जो अरबों सालों से छिपे इस रीजन से आए हैं और दिखाते हैं कि लूनर कॉम्पोजिशन पहले सोचे गए से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिच है, जिसने साइंटिस्ट्स को पूरा स्पेस कॉलोनाइजेशन का फ्यूचर रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है। Y nos obligan a replantearnos todo el plan de colonización espacial. अब ये कोई वीकेंड साईफाई फैंटेसी नहीं रही। भारत ने साफ कर दिया है कि चंद्रमा आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक लंबी सीढ़ी का पहला कदम है जो ह्यूमैनिटी को सितारों तक ले जाएगा। ये असली गंभीर विज्ञान है, वो साइंस जो हमें आसमान को देखने का तरीका ही बदल देता है। असली मजा तब शुरू हुआ जब प्रज्ञान रोवर रैंप से उतरकर अनटच्ड लूनर सॉइल पर काम करना शुरू किया। सिर्फ हिस्टोरिक फोटोज के लिए नहीं, बल्कि एक्टिवली हिडन रिसोर्सेज खोजने के लिए। मिशन की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रूज में से एक था चंद्रमा के साउथ पोल की सरफेस पर सल्फर की पूरी तरह से पुष्टि। सालों से साइंटिस्ट्स को इसका अंदाजा था, लेकिन रिमोट सैटेलाइट्स ऑर्बिट से इसे रिलायबली डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। सल्फर की सिग्नल्स कमजोर होती हैं और दूरी पर आसानी से खो जाती हैं। प्रज्ञान ने इसे अपने LIBS इंस्ट्रूमेंट से सॉल्व किया, एक लेजर बेस्ड सिस्टम जो रॉक और डस्ट के छोटे हिस्सों को प्लाज्मा में बदलकर एमिटेड लाइट एनालाइज करता है। पहली बार चंद्रमा ने सीधे अपने सीक्रेट्स दिखाए, साबित करते हुए कि उसकी सरफेस में ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन और अर्थ के बाहर लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। Suelo, pero el azufre es bien mañoso. Desde lejos es casi imposible de detectar y la piedra no tuviera más remedio que confesarle todos sus secretos. जब ये डेटा अर्थ पर पहुंचा तो इसरो के साइंटिस्ट को भरोसा ही नहीं हुआ। सल्फर साफ साफ मौजूद था। ये सिर्फ जियोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नहीं थी, बल्कि इसने चंद्रमा के फॉर्मेशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग ही बदल दी। सल्फर की मौजूदगी बताती है कि कभी चंद्रमा पर वॉल्केनिक या कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हुए होंगे, जिससे पता चलता है कि चंद्रमा इंटरनली हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्टिव था। ये वैसा ही है जैसे किसी जगह ऐश मिल जाए जहां कभी फायर था ही नहीं। भविष्य में ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सल्फर एक बड़ा एडवांटेज है। इसे एडवांस्ड बैटरीज बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लूनर कंक्रीट बनाया जा सकता है बिना अर्थ से पानी लाए, और पोटेंशियल ग्रीन हाउसेस के लिए फर्टिलाइजर के रूप में भी काम आ सकता है। और डिस्कवरीज यही नहीं रुकी। प्रज्ञान का लेजर लगातार काम करता रहा, डिटेक्टिंग एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम और टाइटेनियम, जिससे लूनर सरफेस एक विशाल स्पेस हार्डवेयर स्टोर जैसी लगने लगी। लाइट वेट और अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम और टाइटेनियम एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के लिए जरूरी है, जबकि आयरन टूल्स और हेवी स्ट्रक्चर्स बनाने में काम आता है। मून पर ये मटेरियल्स पहले से मौजूद पाना लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन और अर्थ के बाहर सर्वाइवल को सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल भी बनाता है। Es como llegar a una isla desierta y darte cuenta de que ya hay ladrillos y varillas esperando a que alguien construya una casa. Hay posibilidad de fabricar herramientas y estructuras pesadas. अब हम बात नहीं कर रहे कि हर चीज को फ्लोरिडा या इंडिया से इंसेनली एक्सपेंसिव रॉकेट्स में लेकर जाना पड़े जो टन भर फ्यूल जलाते हैं। मून खुद वो मटेरियल्स दे रहा है जिनकी हमें वहां रहकर जरूरत पड़ेगी। ये एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है। हम अब सिर्फ विजिटर्स नहीं हैं, बल्कि एक्सप्लोरर्स हैं जो देख रहे हैं कि साइट पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटल्स के अलावा प्रज्ञान ने मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैंगनीज भी डिटेक्ट किए, जो एक ऐसा मिनरल मिक्स बनाते हैं कि इंजीनियर्स के सपने उड़ान भरने लगते हैं। हर एलिमेंट का स्पेस कॉलोनाइजेशन में एक क्लियर रोल है। सिलिकॉन उदाहरण के लिए कंप्यूटर चिप्स और सोलर पैनल्स की बैकबोन है। अगर सिलिकॉन लूनर सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया जा सके तो मून को सोलर पैनल से ढककर विशाल मात्रा में एनर्जी जनरेट की जा सकती है बिना किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंस के। ये सोचकर ही दिमाग उड़ जाता है कि ये रिसोर्सेज चुपचाप 4 बिलियन साल तक इंतजार करते रहे, जब तक कि एक सूटकेस साइज्ड इंडियन रोवर ने उन्हें करीब से नहीं देखा। और इन सब खजानों में एक रिसोर्स बाकी सबसे ऊपर है, वाटर। नदियां या झीलें नहीं, बल्कि आइस, जो गहरे परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में छिपा है। वो सबसे ठंडी जगह हैं जिन्हें हम जानते हैं। चंद्रयान 3 सीधे उसी रीजन में गया, बिल्कुल वहीं जहां इन फ्रोजन रिजर्व्स के होने की उम्मीद है। En el fondo de los cráteres donde nunca, jamás pega el sol.
a la zona de influencia de estos depósitos congelados. हमारा ऑब्सेशन वाटर के लिए स्पेस में बिल्कुल सिंपल है। वाटर है लिक्विड गोल्ड पृथ्वी के बाहर, पानी है तो लाइफ है, यू कैन प्योरीफाइड पीने के लिए, लेकिन सबसे क्रूशियल बात यह है कि इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी स्प्लिट किया जा सकता है। ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखता है और हाइड्रोजन वो सबसे पावरफुल रॉकेट फ्यूल है जिसे हम जानते हैं। अगर मून पर हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बन जाए तो मार्स मिशंस काफी आसान हो जाएंगी। स्पेसक्राफ्ट को अब अर्थ से भारी फ्यूल कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, जो ग्रेविटी के खिलाफ लॉन्च करना बहुत मुश्किल है। इसके बजाय स्पेसक्राफ्ट लाइट लॉन्च होंगे, मून पर प्रोसेस लूनर वाटर से रिफ्यूल करेंगे और फिर सोलर सिस्टम में और दूर ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए लूनर साउथ पोल पर वाटर आइस की कंफर्मेशन एक डिस्कवरी है जो हमारी एरा को डिफाइन करती है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने मिलकर सॉइल मॉइस्चर और हाइड्रोक्सिल सिग्नेचर्स डिटेक्ट किए, ये साबित करते हुए कि पानी सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि सरफेस के नीचे एक रियल प्रेजेंस है। जो इटर्नली डार्क क्रेटर्स पहले डेड और हॉस्टाइल माने जाते थे, वे शायद फ्यूल डिपोज हैं जो ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने में इनेबल कर सकते हैं। ये फ्रोजन वाटर अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में भी क्लूज प्रिजर्व करता है, शायद एंशिएंट कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स द्वारा डिलीवर किया गया, जो अर्थ के जन्म के समय से टाइम में लॉक है। Mucha de esa agua llegó a lomos de cometas y asteroides que chocaron contra la Luna hace eones, cuando la Tierra apenas estaba naciendo. इस लूनर आइस को स्टडी करना बिल्कुल वैसा है जैसे आप पूरे सोलर सिस्टम की प्राइवेट डायरी पढ़ रहे हों। प्रज्ञान रोवर से हर नया डिस्कवरी हमें याद दिलाता है कि साइंस सिर्फ डल नंबर्स और चार्ट्स के बारे में नहीं है, ये एक्सप्लोरेशन और इंसानियत के सबसे बड़े सवालों के जवाब देने के बारे में है। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हम अर्थ के बाहर भी रह सकते हैं। इंडिया की हिम्मत की वजह से जहां दूसरे हेजिटेट करते थे, वहां जाकर एक्सप्लोर करने की इस आखिरी सवाल का जवाब अब एक कॉन्फिडेंट हाँ बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात ने दी कि इन डिटेक्शंस की प्रिसिजन इतनी हाई थी। ये कोई स्पेक्यूलेशन नहीं बल्कि क्लियर स्पेक्ट्रा, सॉलिड डेटा और अनडिनाइबल प्रूफ था। मून की कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिचनेस स्पेस एग्रीकल्चर के लिए दरवाजे खोलती है। अब ये सोचना असंभव नहीं कि आने वाले डेकेड्स में लूनर साउथ पोल पर मैसिव डोम्स खड़े हो सकते हैं, जहां प्रोसेस्ड सॉइल और क्रेटर आइस का यूज करके क्रॉप्स उगाए जाएं। जो पहले साइंस फिक्शन जैसा लगता था, अब उसके रियल केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स सामने हैं। टाइटेनियम एक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है, जो स्पेसक्राफ्ट के अलावा मेडिकल प्रोस्थेटिक्स और हाई प्रिसिजन टूल्स में भी काम आता है। अंत में मून हमें ह्यूमिलिटी सिखा रहा है। हमने सोचा कि अपोलो मिशंस के बाद इसे हम जान चुके हैं, लेकिन सच में हमने केवल सरफेस को स्क्रैच किया था, और वो भी सिर्फ एक साइड पर। Apolo de hace décadas, pero resulta que apenas estábamos rascando la superficie. चंद्रमा का साउथ पोल एक बिल्कुल अलग दुनिया है, कठिन, चुनौतीपूर्ण, लेकिन संसाधनों में बेहद समृद्ध। सल्फर, आयरन, एल्यूमिनियम और पानी वे बुनियाद है जिन पर पहली लूनर सिटी खड़ी की जा सकती है। और ये सब संभव हुआ क्योंकि एक देश के पास विजन था, एक रोबोट को उस जगह भेजने का जहां कभी सनलाइट नहीं पहुंचती, ताकि ह्यूमैनिटी अपने भविष्य को ज्यादा साफ तौर पर देख सके। वे एलिमेंट्स जिन्हें हम अर्थ पर सामान्य मानते हैं, वही स्पेस में हमारी सर्वाइवल और अननोन की एक्सप्लोरेशन की चाबी बन जाते हैं। प्रज्ञान रोवर के हर कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ने के साथ वो अर्थ के बाहर पाए गए सबसे बड़े खजाने पर चल रहा था। ऐसा खजाना जो सोने जैसी चमक नहीं रखता, लेकिन हमारे सपनों को जिंदा रखता है, इसलिए इसकी वैल्यू सोने से भी ज्यादा है। लूनर जियोलॉजी अब सिर्फ एकेडमिक नीश नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की नेक्स्ट बड़ी माइग्रेशन का रोड मैप बन चुकी है। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर पहले ही कुछ दिनों में इतने डिस्कवरीज सामने आए हैं, तो सोचिए परमानेंट बेसिस जब उस रहस्यमय ग्रे सॉइल में गहराई तक एक्सकवेशन शुरू करेंगे तो क्या क्या सामने आएगा। मून अब सिर्फ रात के आसमान में चमकता हुआ लाइट नहीं है, ये हमारा अगला घर है, और हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं कि ये सच में कैसे बिहेव करता है। Casa. Y ya sabemos de qué están hechas sus paredes. Pero espérense, porque si pensaban que encontrar azufre y agua ya era el clímax de esta historia, यहीं पर चंद्रयान 3 ने सच में साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया और एक्सपर्ट्स को बेसिक फिजिक्स को फिर से रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया। सबसे स्ट्राइकिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक हीट पर फोकस था, वो चीज जिसे हम अर्थ पर अच्छी तरह समझते हैं लेकिन मून पर बिल्कुल अलग बिहेव करती है। विक्रम लैंडर ने एक थर्मल प्रोब लिया जिसका नाम था चेस्ट, जो ये मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया था कि लूना सर्फेस के नीचे टेम्परेचर कैसे बदलती है। साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि ट्रांजिशन धीरे धीरे होगी, लेकिन उनके सामने आया एक्सट्रीम थर्मल शॉक। सर्फेस पर जहां सनलाइट बेयरली साउथ पोल तक
पहुंचती है। टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस था। ये अकेले शॉकिंग नहीं था, लेकिन जब प्रोब को सिर्फ 8 to 10 सेंटीमीटर्स नीचे स्मार्टफोन की लंबाई से भी कम पुश किया गया तो टेम्परेचर अचानक गिरकर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। इतनी छोटी डिस्टेंस में 60 डिग्रीज का ड्रॉप अर्थ पर ऑलमोस्ट अनहर्ड है। इस एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट ने लूनर सॉइल या रेगुलिथ की नेचर को समझने के लिए क्रिटिकल नए इंसाइट्स दिए और ये हैबिटाट्स बनाने, इक्विपमेंट डिजाइन करने और ये समझने में बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस रखता है कि मून अपने सरफेस के नीचे हीट और कोल्ड को कैसे स्टोर करता है। Y la temperatura se desplomó de una forma brutal. Revelación sobre la naturaleza del suelo lunar. Ese famoso regolito que tanto mencionan los expertos. चंद्रयान 3 ने दिखा दिया कि लूनर सॉइल यानी चंद्र मिट्टी एक जबरदस्त थर्मल इंसुलेटर है। इतनी एफिशिएंट कि इंसान ने अब तक जो भी बनाया उससे कहीं बेहतर। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर लूनर बेसिस को आंशिक रूप से जमीन में दबाकर या रेगुलिथ की लेयर से ढककर टेम्परेचर को स्टेबल रखा जा सकता है, बिना महंगे हीटिंग या कूलिंग सिस्टम्स के। मून खुद ही एक्सट्रीम क्लाइमेट से सर्वाइव करने का नेचुरल सोल्यूशन दे रहा है। लेकिन मिशन सिर्फ टेम्परेचर मेजरमेंट्स तक सीमित नहीं रहा। भारत ने हाई प्रिसिशन साइस्मोग्राफ ILSA भी भेजा, जो सबसे छोटी वाइब्रेशंस तक डिटेक्ट कर सकता है। साउथ पोल की निगरानी के दौरान इसने एक नेचुरल लूनर सीस्मिक इवेंट रिकॉर्ड किया। ये सबूत है कि मून अपने अंदर पूरी तरह डेड नहीं है। ये छोटा मून क्वेक बताता है कि शायद मून में अभी भी इंटरनल हीट है, क्रस्ट श्रिंक हो रही है या अर्थ की टाइडल फोर्सेस की वजह से मूवमेंट हो रहा है। इन क्वेक्स को समझना परमानेंट बेसिस बनाने से पहले क्रिटिकल है, क्योंकि इससे फॉल्ट्स और एक्टिविटी जोन्स का मैप बनता है। कुल मिलाकर चंद्रयान 3 ने ये दिखा दिया कि लूनर सरफेस एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाता है, साथ ही अंदरूनी स्ट्रक्चर अभी भी एक्टिव है और वैल्यूएबल सल्फर और मेटल्स रखता है। ये सारी जानकारी ह्यूमैनिटी के लिए नेक्स्ट स्टेप्स में मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने के लिए जरूरी है। Para el sismógrafo, sonaban como pasos de gigante sobre un cristal, pero hubo un momento en el que el rover se quedó quieto. चंद्रयान 3 ने पूरी तरह से हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन की सोच ही बदल दी है। अब ये सिर्फ हार्श एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने की कहानी नहीं रही, बल्कि ये समझने और उनका फायदा उठाने की कहानी बन गई है। नासा या रूस के बजट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा होने के बावजूद भारत ने मून के टफेस्ट हिस्से में वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी डिप्लॉय कर दी। इसरो के इंजीनियर्स की प्रिसिशन काबिले तारीफ थी। प्रज्ञान रोवर से हर पीस ऑफ डेटा उस पजल में फिट हो रहा था जिसे मानवता सदियों से सुलझाने की कोशिश कर रही थी। लूनर सॉइल की एक्सट्रीम थर्मल इंसुलेशन समझाती है कि परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस कैसे सर्वाइव कर पाती है। ये मानो एक नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करता है। अब मून को सिर्फ रात में चमकने वाला सैटेलाइट नहीं देखा जाता, बल्कि एक वॉल्ट के रूप में देखा जाता है जिसमें सोलर सिस्टम का हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी के भविष्य के लिए रिसोर्सेज छिपे हैं, और भारत ने बस उस कॉम्बिनेशन का लॉक खोल दिया है। इस टेम्परेचर और सिस्मिक डेटा के साथ आने वाली मिशंस, चाहे इंडिया की हो, यूएस की हो या चाइना की, को बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अब पता है कि लूनर रेगुलिथ खुद ही बेसिस को प्रोटेक्ट कर सकता है बिना अर्थ से भारी इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाए। Ya sean indias, gringas o chinas, van a ir con una ventaja enorme. चंद्रयान 3 की वजह से अब हम मून को सिर्फ दूर की फीकी चट्टान नहीं, बल्कि एक वाइब्रेंट, कॉम्प्लेक्स दुनिया के रूप में देखने लगे हैं। साउथ पोल अब मैप्स में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहा। यहाँ टेम्परेचर, केमिकल कॉम्पोजिशन और सीस्मिक एक्टिविटी तक मेजर की जा सकती है। इस मिशन ने साबित कर दिया कि ह्यूमन इंजेन्युइटी किसी भी लिमिटेशन को पार कर सकती है और एक्सप्लोरेशन को असली अचीवमेंट्स में बदल सकती है। मून हमें पानी, मिनरल्स और प्रोटेक्टिव सॉइल देता है, जिससे ये ह्यूमैनिटी के भविष्य के लिए एक असली स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। एक छोटा रोवर जो ग्रे डस्ट पर घूमता है, लेजर्स फायर करता है और मून की सडल मूवमेंट सुनता है, उसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई एरा खोल दी है। मून ऐसे तरीकों से जीवित है जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था, और इंडिया की डिस्कवरीज दिखाती हैं कि इंसान वहां थ्राइव भी कर सकता है। वो एक्सट्रीम सरफेस कंडीशंस, दिन में ब्लेजिंग हीट और बस कुछ सेंटीमीटर्स नीचे फ्रीजिंग, जल्द ही हमारे पहले लूनर होम्स का बैकयार्ड बन सकते हैं। ह्यूमैनिटी की स्पेस एडवेंचर अभी शुरू हुई है और हम खुशकिस्मत हैं कि इसे रियल टाइम में अनफोल्ड होते हुए देख पा रहे हैं। Aterrizó en el Polo Sur. Aterrizó en una nueva era para la humanidad. कमेंट में जोसेफ सेगोरा ने लिखा है कि भारत की हिम्मत और साहस कितना दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि ये पागल अमेरिकी और रूसी एक दूसरे को चुनौती देने के बजाय मानवता के लिए कुछ अच्छा खोजने पर ध्यान देंगे। उसके बाद अल्टीप्लानो ने लिखा है, चांद, भारत और साउथ पोल पर हुई खोजों के बारे में कमेंट्स को देखते हुए अब सवाल यह है कि भारत, अमेरिका, रूस और चीन में से कौन सबसे पहले वहां रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने वाली इंडस्ट्री शुरू करेगा।
नेक्स्ट जेसस पाउलिनो फर्नांडिस ने लिखा है कि हे भगवान, लेकिन वहां तो सूरज ही नहीं है, फिर फोटो कैसे ली गई, या यह किसी फिल्म का सीन है, एक और धोखा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये कमेंट पढ़कर तो लगता है जैसे बचपन में इसने साइंस क्लास बंक कर दी थी। इसके जवाब में लिखा है कि वाह, इसरो ने तो सिर्फ चांद पर पानी ढूंढा है, पर आपको देखकर लगता है कि दुनिया में कॉमन सेंस की कमी भी ढूंढनी पड़ेगी। वैसे फोन का फ्लैश जलाकर अपनी बुद्धि ढूंढने की कोशिश करो, शायद मिल जाए। उसके बाद रिकार्डो टपिया ने लिखा है, जो भी देश चांद के बारे में जानते हैं वे सच बताने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं और बहुत सी चीजें छिपा रहे हैं। वे नहीं चाहते कि दुनिया को सच्चाई पता चले, बिल्कुल नासा की तरह। उसके बाद जूलियो सेसर कोयोयाल वारेज ने लिखा है कि वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे उम्मीद है कि इससे मानवता को और बेहतर बनने में मदद मिलेगी। उसके बाद मार्सेलो हर्सफेल्ड ने लिखा है, भारत की अचीवमेंट्स शानदार है, बहुत अच्छा वीडियो है। आप यह बताना भूल गए कि चांद पर हीलियम 3 बहुत मात्रा में मौजूद है, जो स्पेस मिशंस के लिए एक बेहतरीन ईंधन है। नेक्स्ट डायोमेडस मालो ने लिखा है कि और उस इंडियन रोबोट का नाम क्या है जो चांद पर उतरा था। इसका जवाब मैंने छोटे और सटीक तरीके से दिया है, प्रज्ञान। दैट्स इट। नेक्स्ट मैनुअल मार्टिनेज ने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि वह लिटिल इंडियन रोवर उन ट्रैक्टर्स को ढूंढ लेगा जिनके बारे में अमेरिकियों का कहना है कि वे वहां छोड़ गए थे, और हमेशा के लिए यह साबित कर देगा कि जो हमें बताया गया है वह सच है या सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल कहानी। हमें यह उम्मीद भारत और चीन से है, फिर भी मुझे शक है और विज्ञान वही दिखाता है जो सच है और जो नहीं है। उसके बाद कार्लोस सिल्वा ने लिखा है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सच में इंस्पायरिंग है। मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करके इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि डेडिकेशन और साइंस से क्या कुछ पॉसिबल है। इंडिया की इस हिस्टोरिक अचीवमेंट को सैल्यूट करता हूँ। उसके बाद मारिया फर्नांडिस ने लिखा है कि चंद्रयान 3 की सक्सेस देखकर बहुत खुशी हुई। मून पर सल्फर, मेटल्स और वाटर आइस जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए गेम चेंजर हो सकती है। इंडिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया चैप्टर शुरू किया है। उसके बाद जोआओ पेरेरा ने लिखा है कि इसरो के साइंटिस्ट्स ने कम बजट में इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल किया, ये सच में अमेजिंग है। हम लोग इंडिया की इस अचीवमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। चंद्रयान 3 ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया है। उसके बाद आना कोस्टा ने लिखा है कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं था। चंद्रयान 3 ने साइंस को नई डायरेक्शन दी है। मैं इंडिया और इसरो टीम को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूं। उसके बाद राफेल सैंटोस ने लिखा है कि इंडिया ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी और हार्डवर्क से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। मून पर रिसोर्सेज जैसे सल्फर और मिनरल्स की डिस्कवरी फ्यूचर लूनर बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लूकस ओलिवेरा ने लिखा है कि चंद्रयान 3 सिर्फ इंडिया की जीत नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की जीत है। मून पर वाटर आइस और केमिकल एलिमेंट्स की खोज फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए भी बहुत यूजफुल होगी। उसके बाद बिएट्रिस रोचा ने लिखा है कि ब्राजील से मैं इंडिया की स्पेस सक्सेस देखकर प्राउड फील करती हूँ। चंद्रयान 3 मिशन ने प्रूव किया कि डेवलपिंग कंट्रीज भी स्पेस साइंस में वर्ल्ड लीडर बन सकती हैं। उसके बाद गैब्रियल मार्टिन्स ने लिखा है कि मून पर साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करके इंडिया ने स्पेस रिसर्च को एक नई स्पीड दे दी है। इसरो के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को बिग सैल्यूट। चंद्रयान 3 हिस्ट्री बना चुका है।